हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25 के लिए क्लास 12th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए साथ ही पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग उसके लिए मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं फॉलो करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होने वाला है। ठीक है। टॉप यहाँ पर 20 हम लोग एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। ध्यान दीजिएगा कि एसआई यूनिट इसने पूछ लिया है। ऐसे तो अगर सिर्फ यूनिट की बात करें तो 2-3 यूनिट निकल कर आ जाएंगे, लेकिन एसआई यूनिट बोल दिया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एसआई यूनिट होता है करंट का, जो क्या होता है एम्पियर। एम्पियर जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। हिंदी में देखिए कि विद्युत धारा की एसआई इकाई है। ठीक है। तो विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर ही होता है हिंदी में भी। तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर। और हिंदी में इसको देखते हैं तो क्या बोल रहा है। और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिया है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कॉन्सेप्ट समझने में। देखिएगा हिंदी में, 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है। 1 एम्पियर धारा में। तो देखिए हम लोग इसके कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेटिंग करना भी सिखाऊंगा। तो आंसर की बात करें तो राइट आंसर जगह हमारे पास ऑप्शन नंबर 6, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻28। अब ये आया कैसे, ये हमको समझना है मेन। ठीक है। तो देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको कि हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है करंट जिसको कि हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इनटू टाइम जिसको कि टी से डिनोट करते हैं, अपॉन में यानी कि बाटा में चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। तो देखिए हमसे क्या बोला है कि 1 एम्पियर के लिए ना, यहाँ पर देखिएगा हमसे क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर हो। 1 एम्पियर के लिए बोला है, इसलिए यहाँ पर करंट के जगह पर क्या रखेंगे, आई के जगह पर 1 रखेंगे और टाइम भी यहाँ पर 1 ही रखेंगे। ठीक है। और अपॉन में, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है आपको पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻⁹। आप लोग चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ चुके हैं, मैंने खुद भी कराया है। ठीक है। तो ऊपर ये हमारा 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और अपॉन में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए इस 1.6 से 1 में डिवाइड लगाइएगा तो आपका कितना आएगा, 1 में डिवाइड लगाइएगा तो आपका आ जाएगा 0.625, इतना आएगा। ठीक है। और ये जो हमारा 10 के पावर में -19 है, ऊपर में जाकर के 10 के पावर में प्लस का 19 बनेगा। अब 10 के पावर में ऊपर जाकर के प्लस का 19 बनेगा। अब हम लोग इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। मतलब कि एक बोल सकते हैं स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लोग 6.25 इंटू 10 की पावर क्या कर देंगे, यहाँ पर 18 कर देंगे। एक जो 10 का पावर है यहाँ पर 6.25 में आ गया, तो यही हमारा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा। ठीक है। एकदम 100% क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो एक बार वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर से देख लीजिएगा। और सेम टू सेम हिंदी में भी होगा, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिया है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ वायर पर मिनट, द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 500 मिली एम्पियर। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ वायर। ठीक है। पर मिनट। और हिंदी में देखिएगा तो हिंदी में यहाँ पर क्या दिया गया है कि 1 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताइए। अभी भी हमको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही बताना है, लेकिन इसने अब बोल दिया कि 1 मिनट में। ठीक है। हमको 1 मिनट में बताना है। इसमें 500 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा कितना प्रवाहित हो रहा है ये भी हमको दे दिया। तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस बार जो टाइमिंग दिया है ये हमको 1 मिनट दे दिया। सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना। तो देखिए कैसे करेंगे, तो अभी वही हमारा फॉर्मूला रहेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू आई टी। आई यहाँ पर करंट है, टी यहाँ पर टाइम है, और ई यहाँ पर एक आवेश पर क्या है,
चार्ज है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बोल लीजिए या फिर एक आवेश पर चार्ज बोल लीजिए, सेम बात है। तो देखिए आई हमको दिया है 500 मिली एम्पियर, तो 500 और मिली एम्पियर को हम लोग 10 के पावर में माइनस का 3 लिखेंगे, ठीक है, तब ये हमारा आ जाएगा। तो 500 गुने 10 के पावर माइनस का 3 और यहाँ पर गुने में 60, क्यों 60 किए, उसने क्या बोला है 1 मिनट बोला है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो भी टाइम लेते हैं सेकेंड में लेते हैं, इसीलिए 1 मिनट में 60 सेकेंड अपॉन में एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ठीक है। आप क्या करेंगे कि इसको गुना कर दीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल तरीका से मैं आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा आपका 6×5 = 30, ठीक है, 6×5 = 30 हुआ। और यहाँ पर देखिए 10 के पावर में ये कितना है, 10 के पावर में माइनस का 3 तो यहाँ पर हमारे पास है, 10 के पावर माइनस का 3 ये वाला। अब देखिए 6×5 = 30 तो हुआ, लेकिन यहाँ पर पहले से हमारे पास जीरो है, एक जीरो तो 60 के पास है, मतलब 6 वाले के पास, और 2 जीरो इस 5 वाले के पास, तो 2 1 3 जीरो, मतलब कि 10 के पावर 3 हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इसका कैलकुलेशन। अपॉन में क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का कितना 19। अब ये 10 के पावर माइनस 3 से 10 के पावर प्लस का 3 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 30 और नीचे बचा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ठीक है, ये बचा। तो अब देखिएगा क्या करते हैं कि इसको ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर तो बचा 30 और नीचे हमारा बचा 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, सॉरी 19 बचा, 19। अब इस 1.6 से इस 30 में यानी कि 30 में डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 18.75 और ये जो हमारा 10 के पावर माइनस 19 है ऊपर में जाकर 10 के पावर प्लस का 19 बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड में हम लोग एक ही पॉइंट तक लेते हैं, एक ही दशमलव तक। तो 1.875 इंटू 10 टू द पावर हमारे पास क्या जाएगा 20, यानी कि एक 10 का पावर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 20। तो इस प्रकार से 1.875 इंटू 10 टू द पावर 20 आ जाएगा राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 110% आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे डिजिट बदल के लिए भी पूछ लेगा क्वेश्चन में एग्जाम में, तो आप लोग कर पाएंगे, बिल्कुल श्योर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला हो गया। फोर्थ नंबर वाला देखिएगा हमारे पास क्या है, विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कन्वेंशनल करेंट। तो कन्वेंशनल करंट का आपसे करेक्ट डिफिनेशन पूछ रहा है, मतलब कि सही परिभाषा पूछ रहा है, हिंदी में वही बात होगा कि इनमें से पारंपरिक धारा की सही परिभाषा कौन सी है। तो पारंपरिक धारा का डेफिनेशन क्या होता है कि आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। राइट आंसर की बात करें तो एक बार चारों ऑप्शन को सबसे पहले देखिए, एक बार चारों ऑप्शन को देखिए और एक बार जज कीजिए कि क्या हो सकता है। तो सही आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या जगह यहाँ पर देखिए क्या होता है डिफिनेशन, करेंट दैट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, धारा जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग पारंपरिक धारा। आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, विच टाइप ऑफ करेंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, यानी कि एक सर्किट से किस प्रकार का धारा प्रवाहित होता है ये आपको बताना है। हिंदी में देखिएगा क्या बोल रहा है कि सर्किट के माध्यम से कौन सी धारा बह रही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको गिवन है, 4 ऑप्शन के एक बार देखते हैं और सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो जब भी सर्किट के माध्यम से पूछेगा तो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट ही रहेगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक धारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 6 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, इन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयोनिक क्रिस्टल्स द करेंट कैरिज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको मैं भी थोड़ा सा समझाऊंगा। सबसे पहले एक बार हिंदी में देखते हैं क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स और आयनिक क्रिस्टल में धारा वहन करता मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या ये सही बात बोल रहा है या गलत बात बोल रहा है, मतलब ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, आपको ये बताना है। अगर ट्रू है तो सही बात है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है ये आपको बताना है, रीजन भी बताएंगे फॉल्स अगर होगा तो। ये क्या बोल रहा है कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयोनिक क्रिस्टल द करंट कैरिज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट एंड आयनिक क्रिस्टल में जो करंट बहता है, मतलब कि जो करंट फॉलो हो रहा है, कैरिज हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। तो राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट है, यानी कि फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है ना ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब कि गलत स्टेटमेंट है। क्यों, अब यहाँ पर रीजन देखिएगा क्या है रीजन हमारे पास, इन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयोनिक क्रिस्टल द करंट कैरिज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयोनिक क्रिस्टल में जो करंट कैरी होता है किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से होता है। वेयर एज इन मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस लाइक मेटल द कैरिज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट आर इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, तो ये मतलब इसके वजह से होता है, इसीलिए जो आपका वहाँ पर ये स्टेटमेंट बोल रहा था ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। हिंदी में भी देखिए क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स और आयनिक क्रिस्टल में धारा वहन करता सकारात्मक और नकारात्मक आयन होते हैं। वहन करता का मतलब है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स और आयनिक क्रिस्टल में जिसकी वजह से धारा मतलब बहता है वो किसकी वजह से, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की वजह से बहता है। जबकि धातुओं जैसे अधिकतर सामग्रियों में विद्युत धारा के वहन करता इलेक्ट्रॉन होते हैं और अधिकतर धातुओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका एक्सप्लेनेशन भी हो गया एकदम अच्छे तरीके से। इसके बाद देखिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन। 7 नंबर वाला क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट है या फिर मतलब थोड़ा सा लेंदी है ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखिए, आइडेंटिफाई द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, विद्युत धारा का बीमीय सूत्र आपसे पूछ रहा है, बीमीय सूत्र। तो राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या जाएगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। आंसर तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये समझिए जो आपका इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहले यूनिट होता है इसको समझिए। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। और जो ये आपका एम्पियर है ये एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है। क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। और फंडामेंटल यूनिट का हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट हमारे पास डायमेंशन होता है, यानी कि जो एम्पियर का हम लोग इसको ए से इसका डायमेंशन दर्शाएंगे, ए से। इसीलिए एम जीरो होगा, एल जीरो होगा, टी जीरो होगा, A1 सिर्फ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 110% करेक्ट। और इसी को ऐसे ना लिख करके सिर्फ आपको ऐसे दे सकता है ए लिख करके, या फिर इसी को A1 लिख करके ऐसे आपको दे सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी लिख करके आपसे दे सकता है, ऐसा ऑप्शन ना दे करके, क्योंकि ये जो जीरो है तो इनका मतलब कुछ नहीं होता है। तो समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका तो हमारे पास यूनिट होता है एम्पियर, और एम्पियर तो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। और फंडामेंटल यूनिट का हमारे पास डायरेक्ट डायमेंशन होता है, तो इसी को हम लोग ए से डिनोट कर देंगे। तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी भी हिंदी में ही राइट होगा। इसके बाद देखिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि विद्युत धारा किस प्रकार की भौतिक राशि, ये आपसे पूछ रहा है। जो इलेक्ट्रिक करंट है ये किस प्रकार की है, स्केलर है, वेक्टर है, बाइपोलर है, या फिर थर्मोडायनेमिक है। राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी है। कैसा, अदिश राशि है, कैसा, अदिश, ठीक ना। यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगा, तो अदिश राशि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसके बाद देखिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का अब यहाँ से आपसे करेक्ट डेफिनेशन पूछ रहा है, मतलब कि सही परिभाषा। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक करंट की सही परिभाषा है। तो चारों ऑप्शन को आप लोग एक बार देखिए, चारों ऑप्शन को एक बार देखिए और इसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या जाएगा, करंट दैट फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको एक ऊपर बताया था कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट में क्या होता था कि हायर टू लोअर था, हायर टू लोअर। लेकिन यहाँ पर क्या है, करंट दैट फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो लोअर से हायर रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। दोनों को ध्यान में रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। करंट जो निम्न पोटेंशियल से उच्च पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 10th नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन कॉल्ड। यानी कि विद्युत आवेशों के गमन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। इस हिंदी में भी वही होगा कि धारा विद्युत या फिर विद्युत धारा। इसके बाद देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द स्पेस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड कॉल। और हिंदी में देखेंगे तो क्या है कि विद्युत वाहक चालक के चारों ओर वह स्थान क्या कहलाता है जहां इसका चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। देखिए विद्युत वाहक है, विद्युत वाहक चालक है, मतलब आपके पास, ठीक है, मतलब जिसे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सके ऐसा आपके पास चालक है। अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, सीधा सीधी आप ऐसा समझिए
कि इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं। क्वेश्चन अब आपको एकदम 100% समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। अब देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो अब आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग बोलते हैं उस सेक्टर को, उस फील्ड को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि क्या बोल रहा है। गिव द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला। ध्यान दीजिएगा कि एसआई पूछा है इसलिए हम लोग टेस्ला ही बोलेंगे, वैसे तो होता है वेबर भी है, लेकिन एसआई पूछा है इसलिए हम लोग टेस्ला बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, हिंदी में भी वही होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई बताइए, तो एसआई इकाई होता है हमारा टेस्ला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना वेबर होता है, ये आप लोग बता सकते हैं, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो 13 नंबर वाला देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टेशनरी चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में देखिएगा क्या बोल रहा है कि स्थिर आवेश द्वारा, आवेश कैसा है, स्थिर है, द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में, और कौन सा क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड है, में रखे जाने पर कौन सा बल लगाया जाता है। स्थिर आवेश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कौन सा बल लगाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्टेशनरी चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 0। इसके बाद देखिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। और हिंदी में देखिएगा क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक गतिमान आवेश कण, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक गतिमान आवेश मूविंग चार्ज पर किया गया कार्य क्या होगा। तो मूविंग चार्ज पर किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पर आंसर की बात करें तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी आ जाएगा 0। अब ये 0 क्यों हुआ, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हिंदी में भी वही होगा, 0, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब 0 क्यों होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कि 0 कैसे हुआ। एज द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर, कैसा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, सो द वर्क डन इज 0। और अगर फार्मूला के माध्यम से देखो तो W इज इक्वल टू एफ इंटू ड्यूअल कोस थीटा होता है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया इसलिए कोस 90 हो गया, इसलिए वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही आपका रीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज about near a stationary negatively charged conductor. What is the force experienced by it at the poles? तो पोल्स पे पूछ रहा है ना। चुंबक का उत्तरी ध्रुव एक स्थिर नकारात्मक रूप से, मतलब कि नेगेटिव रूप से आवेशित चालक के पास लाया जाता है। ध्रुवों पर इसके द्वारा अनुभव किया गया बल क्या है। तो ध्रुवों पर पूछ रहा है, मतलब कि पोल्स पे पूछ रहा है। तो क्या जाएगा, पोल्स पर क्या जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। जब भी पोल पर पूछेगा, ठीक है, पोल पर पूछेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और वो भी कब, तो इसके लिए कंडीशन है। सबसे पहले देखिए आंसर तो हो गया हमारा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज अबाउट नियर अ, मतलब कि एक स्थिर चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट इज द पोल्स। तो स्थिर है और नॉर्थ पोल से पूछ लिया पोल पर, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर वाला देखिएगा ट्रू और फॉल्स वाला ये भी, कि व्हेन अ चार्ज मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब कि एक आपके पास आवेश है, जब ये मूव करता है पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर, एंटी पैरेलल का मतलब आप लोग असमांतर समझ लीजिए, ठीक है। टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ मिनिमम फोर्स स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो हिंदी में देखते हैं, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में समांतर या विपरीत समांतर, इसको बोल लीजिए विपरीत समांतर, ठीक है, गति करता है, तो
वह अधिकतम बल का अनुभव करता है, सत्य है या असत्य आपको बताना है। मतलब कि कोई आवेश है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में समांतर या फिर इसके विपरीत समांतर गति करता है तो यह अधिकतम बल अनुभव करता है। क्या ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या फिर गलत है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है, फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नहीं होगा बल्कि मिनिमम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 17 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम। और देखिएगा क्या है हिंदी में कि यह बोल लीजिए या फिर वह बोल लीजिए, वह स्थिति पहचान है जिसमें एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम के लिए बताना है, न्यूनतम के लिए थीटा कितना होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या जगह राइट आंसर जगह राइट आंसर जगह हमारे पास 180 डिग्री। न्यूनतम के लिए कितना जगह, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री रहेगा तो आपके यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180 डिग्री, देखिए जीरो रह गया फिर 180 डिग्री रहेगा, दोनों एक ही बात है। लेकिन हमको यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू जीरो ऑप्शन में दिया नहीं था, इसलिए हम लोग 180 डिग्री चूज किए। अगर यहाँ पर ऐसा दे दे कि 180 डिग्री हटा करके 0 डिग्री दे दे तो फिर हम लोग जीरो वाला चूज करेंगे, और अगर दोनों दे दे तो 180 और 0 तो फिर आपके पास वहाँ पर ऐसा ऑप्शन रहेगा कि बोथ ए एंड बी करके देगा, तो फिर आपको दोनों चूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझते हैं। तो जो यहाँ पर फोर्स होता है इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है क्यू भी साइन थीटा, और साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है। तो जब ये साइन ही जीरो हो जाएगा तो इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इंटू क्यू भी तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यही रीजन है कि 180 और जीरो पर क्या होता है, जीरो होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लास्ट वन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। इस बार मैक्सिमम के लिए पूछ रहा है, तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए थीटा। और यहाँ पर हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं कि वह स्थिति पहचान है जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा, जैसे साइन का वैल्यू होता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और साइन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और साइन का वैल्यू मैक्सिमम, इसलिए आपका यहाँ पर बल भी मैक्सिमम लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है कि थीटा इज इक्वल टू 90 और यही होता है 1। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए विथ कॉन्सेप्ट। अगर कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, अदरवाइज फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इंस्टाग्राम पर भी आप लोग जाकर के डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अदरवाइज मैं भी आपको सपोर्ट करना बंद कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को शेयर मैक्सिमम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही केमिस्ट्री का मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।